हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पूरा जुडिशरी समझेंगे और इसको अच्छे से शॉर्ट में रिवाइज करेंगे सो दैट हमारे एग्जाम के लिए कवर हो जाए टॉपिक एकदम अच्छे से। ओके, ये मैंने लक्ष्मीकांत के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वो है उसके थ्रू मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हमारे पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, फ्रॉम आर्टिकल 124 टू 147। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इनॉग्रेट हुआ था 28 जैन 1950 को, ये जैसा कि हम सबको पता ही है। और ये हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में फेडरल कोर्ट था, उसी को हमने सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया है। प्लस जो एक्स्ट्रा चीज हमें ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल जो था 1950 में, उसको रिप्लेस किया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जब हम बात करें कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है सुप्रीम कोर्ट को, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में था वो था फेडरल कोर्ट था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। और इसके ऊपर एक और था ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल, जो कि ब्रिटेन में प्रेजेंट था। ओके, और ये सबसे सुप्रीम बॉडी मानी जाती थी। पर जब हमने इंडिपेंडेंट होने के बाद अपना जब ये सुप्रीम कोर्ट बनाया, तो हमने इसको सबसे सुप्रीम बॉडी कंसीडर किया। Constitution declares Delhi as a seat, however, CJI can appoint any other place as a seat. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे तो दिल्ली इसको सीट डिक्लेयर की हुई है सुप्रीम कोर्ट की, मतलब सुप्रीम कोर्ट हमारा दिल्ली में है। बट अगर हमारे सीजीआई चाहे तो कहीं और भी सुप्रीम कोर्ट प्लेस कर सकते हैं। पार्लियामेंट कैन नॉट कर्टेल जुडिसिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है जुडिसिक्शन की, उसको कम करे। However, Parliament can extend the jurisdiction of Supreme Court, बट सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो उसको एक्सटेंड कर सकती है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान रखने का वो ये है कि हमारा पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट की पावर को इंक्रीज कर सकती है, बट डिक्रीज नहीं कर सकती। ओके, सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये पीवाईक्यू रह चुका है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है। कस्टोडियन मतलब वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखता है। ओके, कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले इन 2019 the center notified an increase in the number of Supreme Court judges from 31 to 34। तो अभी प्रेजेंट में हमारे पास कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में? 34, इंक्लूडिंग द सीजीआई, मतलब एक हो गए सीजीआई प्लस 33 जजेस है वैसे हमारे पास। The judges of the Supreme Court are appointed by the president। तो हमारे जज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। The chief justice is appointed by the president after the consultation with such judges of the Supreme Court and the High Court। और जो सीजीआई को कौन अपॉइंट करते हैं? उनको भी हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं with the consultation of the Supreme Court and High Court के judges। Okay, next, the other judges are appointed by the President after consultation with the Chief Justice and other judges of the Supreme Court and High Court। Similarly, other judges जो हैं जैसे CBI हो गया और प्लस 33 जज, तो ये 33 जज को कैसे अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के थ्रू ही अपॉइंट किया जाता है, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस जो भी अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो नेसेसरी हो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। The consultation with the Chief Justice is obligatory in the case of appointment of the judge other than the Chief Justice। मतलब क्या कि जो कंसल्टेशन है, जो चीफ जस्टिस बोलते हैं, जैसे बोले ना कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस को, तो ऐसा नहीं है कि कंसल्ट करके वो ना कह सकें, वो पावर नहीं है उनके पास। वो जब कंसल्ट करेंगे तो जो चीफ जस्टिस कहते हैं कि किसको जज बनाना चाहिए, उन्हीं को बना सकते हैं। ओके, इसलिए इसको बोला है कि ऑब्लिगेटरी पावर है। थर्ड जज केस कंसल्टेशन ऑफ द प्लूरैलिटी जज, और जो थर्ड जज केस आया था उसमें ये प्लूरैलिटी ऑफ जजेस बोला जाता है, उससे पहले सिंगल जज का बात होती थी चीफ जस्टिस। ओके, यहाँ पे जो पढ़ने की एक और चीज इम्पोर्टेंट चीज है वो है जजेस केस। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाई हूँ, केसेस जज केस, जिसमें सारे पूरा इवोल्यूशन है, तो आप उधर से उसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द जज की। तो क्वालिफिकेशन ऑफ जज क्या है? ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव बीन जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर, 5 ईयर्स के लिए जज ऑफ अ हाई कोर्ट होना चाहिए।
या ही शुड बी एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 years, या फिर एडवोकेट होना चाहिए एक हाई कोर्ट का फॉर 10 years. ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर उनको एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए ताकि वो चीफ जस्टिस बन सके या जज बन सके ऑफ अ हाई कोर्ट. कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब द मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज. अब ओथ की बात करते हैं, तो इनका ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट इनका ओथ दिलवाते हैं. फिर टेन्योर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टर्म टेन्योर ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ही होल्ड्स द ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65. तो जब तक वो 65 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक वो ऑफिस होल्ड करते हैं. ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट. अगर इनको रेजिग्नेशन देना होता है तो वो प्रेसिडेंट को राइटिंग में दे देते हैं. ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा वो एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, सबसे पहले हमने देखा कि क्वालिफिकेशन ऑफ द जज. क्वालिफिकेशन के लिए हमने देखा कि कोई भी ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट हो एज की, पर जो हमें रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि वो या तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या तो क्या, वो तो कंपलसरी है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. सेकेंड, वो या तो जज ऑफ अ हाई कोर्ट होना चाहिए फॉर 5 years, या फिर एडवोकेट होना चाहिए ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 years, या फिर एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए. अगर ये सारे में से कोई भी है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं. अब बात किया जाए टेन्योर का, तो टेन्योर का भी कुछ फिक्स नहीं है, बट उनका ये है कि वो ऑफिस होल्ड करते हैं टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65. ओके, ही कैन रिजाइन, और वो रिजाइन कैसे कर सकते हैं? रेजिग्नेशन अगर उनको देना हो तो प्रेसिडेंट को दे देते हैं रेजिग्नेशन का. He can be removed from his office by the president on the recommendation of the parliament on two grounds. तो दो ग्राउंड दिए हुए हैं उनके रिमूवल के लिए. कौन सा? एक है मिसबिहेवियर और एक है इनकैपेसिटी. अब रिमूवल ऑफ द जज कैसे होता है वो देख लेते हैं एक बार. ठीक है, ओके. तो जज रिमूवल ऑफ द जज इंक्वायरी एक्ट 1968 regulates the procedure for the removal of the judge. तो जज के अगर रिमूवल की बात किया जाए तो हम कौन सा एक्ट देखते हैं? वो है जज इंक्वायरी एक्ट 1968. A removal motion signed by 100 members in case of Lok Sabha and 50 members in case of Rajya Sabha. The speaker या chairman admits the motion or refuse to admit it. After the motion is passed by each house of the parliament by special majority, an address is presented to the president for the removal. No judge of the Supreme Court has been removed. Okay, so अगर आपको किसी जज को रिमूव करना है तो उसके लिए हमारे पास है जज इंक्वायरी एक्ट. ओके, जिसमें प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे एक जज को हम रिमूव कर सकते हैं. तो जज को रिमूव करने के लिए सबसे पहले एक रिजोल्यूशन पास होना चाहिए. और वो रिजोल्यूशन कहाँ पे पास होना चाहिए? रिजोल्यूशन पास होने के से पहले एक लोगों को, जो लोकसभा है या हाउस है, उनके लोगों को एक नोटिस निकालना पड़ेगा और उस पर साइन करवाना पड़ेगा कि हाँ ये लोग ये मोशन को एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि इसके बारे में बात हो. तो अगर हाउस लोकसभा के लिए 100 मेंबर्स की सिग्नेचर की जरूरत है, राज्यसभा के लिए 50 मेंबर्स की सिग्नेचर की जरूरत है. उसके बाद स्पीकर के पास ऑप्शन है, चाहे तो वो एडमिट कर सकता है ये मोशन को, रिजोल्यूशन को, या फिर चाहे तो रिफ्यूज भी कर सकता है. सपोज अगर स्पीकर ने ये एडमिनिस्टर कर लिया, मतलब कि कहा कि ओके मैं रजिस्टर कर रहा हूँ उसको, उसके बाद दोनों जगह से, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों जगह से ये जो मोशन है उसको बाय स्पेशल मेजॉरिटी पास होना चाहिए. और देन वो मोशन पे जाता है, रिजोल्यूशन जाता है प्रेसिडेंट के पास फॉर दी असेंट. फिर प्रेसिडेंट उसको असेंट देते हैं, तब हम एक जज को निकाल सकते हैं. ओके, एक्टिंग एडहॉक या फिर रिटायर्ड जज. अब एक्टिंग एडहॉक और रिटायर्ड जज क्या होता है? एक्टिंग जज चीफ जस्टिस. द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग CGI when the office of is vacant या CGI is absent या CGI is unable to perform. तो एक्टिंग जज क्या होता है कि सपोज हमारे जो CGI है वो एब्सेंट है, या फिर वो बीमार है, या फिर वो ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते उस टाइम पे, तब हमारे प्रेसिडेंट एक किसी भी जज को एज एन एक्टिंग जज बना सकते हैं. किसी भी जज मतलब वो हर सुप्रीम कोर्ट का ही जज होना चाहिए, उससे एक्टिंग जज बना सकते हैं. ओके, एडहॉक जज क्या होता है कि when there is a lack of quorum of permanent judge to hold continue any session of the Supreme Court, the Chief Justice of India can
द जज ऑफ अ हाई कोर्ट एज अ एडहॉक जज। तो सपोज कोई मोशन करना है, कोई भी सेशन करने के लिए, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है, मतलब मिनिमम नंबर्स ऑफ जजेस जो रिक्वायर्ड है वो प्रेजेंट नहीं है, वो एब्सेंट है, तो हमारे जो सीजीआई हैं वो हाई कोर्ट के जज को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बना के कोरम कंप्लीट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं रिटायर्ड जज की। तो एट एनी टाइम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट टू एक्ट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो किसी भी रिटायर्ड जज को अगर उनकी ज़रूरत पड़े या फिर उनके कोई ही पे सपोज बोलते हैं ना कि एक्सपर्ट एडवाइस लेनी हो, अगर वैसी ज़रूरत पड़े तो हमारे जो सीजीआई हैं वो उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वो टेम्परेरी पीरियड के लिए ये संभालें और इसको रिजोल्यूशन या सेशन को कंप्लीट करें। ओके, जुडिसिक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप बात करेंगे। ओरिजिनल जुडिसिक्शन सबसे पहले, तो ये यूपीएससी 2012 में पूछा भी गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। So let's start. Original jurisdiction under Article 131, subject of the provision of this Constitution, the Supreme Court shall, to the exclusion of any other court, has original jurisdiction. Okay, इसका क्या मतलब हुआ कि ओरिजिनल जुडिसिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास। मतलब कि पहले तो हम लोग ऐसे देखते हैं ना कि कोई भी केस होता है वो जाता है लोकल कोर्ट में, फिर जाता है हाई कोर्ट में और उसके बाद जाता है सुप्रीम कोर्ट में। और कुछ कुछ ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पे कोई भी केस हो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होना। ये कौन कौन से में होता है? ये तब होता है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट ऑन वन साइड और मोर स्टेट। मतलब किसी भी, अगर सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और किसी स्टेट ने, एग्जाम्पल गुजरात ने कोई केस कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो ये केस सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस वर्सेस गुजरात प्लस यूपी, इन्होंने केस कर दिया तो ये भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। प्लस सपोज गुजरात और यूपी में ये हो गया तो ये भी केस डायरेक्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। State on the other or between two or more states insofar as the dispute involves any question which the existence or extends to the legal defense. The Supreme Court has exclusive jurisdiction in the above cases. तो ये सब केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है, तो मतलब डायरेक्ट वही सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। Exclusive means no other court can decide such dispute, and original means the power to hear dispute in the first instance and not by appeal. ओके, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन का भी मतलब आपको पता चलेगा कि एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे सुप्रीम कोर्ट इसको रिजॉल्व करेंगे। प्लस ओरिजिनल मतलब डायरेक्ट इनको कोई अपील के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट ही के पास जाएगा ये केस। ओके, ओरिजिनल जुरिडिक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू, अब जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है कहाँ एक्सटेंड नहीं करता, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने हुई ट्रीटी, कोई उससे पहले की ट्रीटी हो उसके लिए, या फिर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज कोई दो स्टेट में वाटर के लिए डिस्प्यूट होता है तो ये नहीं है कि डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, बल्कि ये ज्यादातर जाता है ट्राइब्यूनल्स के पास। ओके, मैटर रेफरिंग टू द फाइनेंस कमीशन, ये सब भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस पर ध्यान दें। अब जुरिडिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन द सेंस दैट एन एग्रीड citizen can directly go to the Supreme Court, not necessary by a way of appeal. However, the writ jurisdiction of the Supreme Court is not exclusive. तो मतलब क्या है कि writ jurisdiction कुछ कुछ जगह है जहाँ पे, जैसे सपोज फंडामेंटल राइट अगर किसी भी सिटीजन का है, हर्ट हुआ है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं विदाउट अ वे ऑफ अपील, मतलब बिना अपील किए वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तब भी उसको उनको सॉल्यूशन मिलेगा या फिर मिलेगा कि कैसे इनका केस को हैंडल कर सकते हैं। ओके, बट ये एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव नहीं है मतलब क्या कि वो जो एग्रीव्ड पर्सन है वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे तो हाई कोर्ट जाए। ऐसा नहीं है कि उनको हाई कोर्ट जाएगा तो उसको कोई मना कर देंगे कि नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाना है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो उसको मना कर देंगे, इसलिए इसको बोला है कि ये एक्सक्लूसिव नहीं है। Supreme Court can issue writ only on the enforcement of fundamental rights. तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स कब इशू कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए। नेक्स्ट इज एपिलेट जुरिडिक्शन।
It enjoys a wide appellate jurisdiction, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, which can be classified into four heads: appeal in constitutional matters, appeal in civil matters, appeal in criminal matters, and appeal by specialists. तो ये चारों जगह पे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो appellate jurisdiction भी enjoy करता है. Next is advisory jurisdiction. The constitution under article 143, जो कि बहुत important है, आपको ये नंबर भी याद होना चाहिए आर्टिकल का, authorize the president to seek opinion of the Supreme Court in two categories: one on a question of law or a fact of public importance and which has risen or which is likely to rise. Supreme Court may render or refuse to render his opinion to the president. तो ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट कब देते हैं? जब उनको प्रेसिडेंट ने उनसे कोई ओपिनियन मांगा हो, बट तो सुप्रीम कोर्ट हमारे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन देते हैं. और वो क्वेश्चन कब हो सकता है? जब भी उनके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जैसे कि जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के रिलेटेड हो, या फिर जो वो इसलिए हो कि किसी डिस्प्यूट की वजह से, या जो कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट की वजह से हो वो. तो सुप्रीम कोर्ट मस्ट रेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट. तो ये दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट मस्ट रेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. Judicial review is the power of the Supreme Court to examine the constitutionality of the legislative enactment and executive order of both the central and the state government. मतलब क्या हुआ कि हमारे पास, हमारे जुडिशरी के पास या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का. जुडिशियल रिव्यू से क्या कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप कोई भी लीगल लेजिस्लेटिव ऑर्डर जो हमारे लेजिस्लेशन ने लिया है, लेजिस्लेचर ने लिया है, वो या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो हमारे एग्जीक्यूटिव ने लिया है, उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, उस पर जुडिसाइज कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. ओके, देन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन. द सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो सुप्रीम कोर्ट ही, अगर कोई भी डाउट होता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो वो कौन रिजॉल्व करेगा? हमारे सुप्रीम कोर्ट. Okay. Other powers of the Supreme Court. It decides the dispute regarding the election of the president and the vice president. तो अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट के रिलेटेड, तो उसमें भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है. फिर इट इंक्वायर्स इनटू द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ यूपीएससी. यूपीएससी के कोई भी मेंबर का हो या चेयरमैन का हो, तो उसके लिए भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है. इट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर. सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने खुद के जजमेंट या फिर ऑर्डर को भी रिव्यू कर सकता है. इट हैज़ द पावर टू जुडिशियल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर द कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स फंक्शनिंग इन द एंटायर टेरिटरी ऑफ कंट्री. प्लस तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने जो जुडिशियल इंटरप्रिटेंस कोई भी कर सकता है, या फिर ट्राइब्यूनल फंक्शनिंग को भी, जो भी एंटायर कंट्री में चल रही है उसको. ओके, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की. तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं? तो 124A जो कि आया था बट रिपील हो गया, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. ये आपको मैंने जब थर्ड 3 जजेस केस पढ़ाया है उसमें ही पढ़ाया था इसके बारे में. ओके, सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड उनके सीट के बारे में कोई भी अगर आर्टिकल है. लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट. आर्टिकल 141. ओके, आर्टिकल 130 जो है वो सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है कि हमारे चीफ जस्टिस चाहे तो कहीं और भी सीट लगा सकते हैं हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट की. आर्टिकल 141 डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट. जो भी सुप्रीम कोर्ट हमारे जो लॉ बनाएंगे वो बाकी सारे चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो उन पे लागू होगा, बाइंडिंग रहेगा. आर्टिकल 142 एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी एक्सेट्रा. एंड आर्टिकल 143 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट प्राइम टू कंसल्ट दी सुप्रीम कोर्ट. तो मतलब हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं. ओके, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द सुप्रीम कोर्ट चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग टू गो विद द हाई कोर्ट चैप्टर. ओके, हाई कोर्ट जो कि पार्ट 6 में दिया हुआ है, आर्टिकल 214 से लेके 231 तक है. द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट originated in India in 1862 when the High Court was set up
at Calcutta, Bombay, and Madras. In 1866, a fourth High Court was established at Allahabad. तो ये हमारे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट की बात की गई थी 1862 में, जहाँ पे हाई कोर्ट बनाए गए थे कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में, और जो फोर्थ बना था वो इलाहाबाद में बना था। The Constitution of India provides for a high court for each state, but the Seventh Amendment Act authorized the Parliament to establish a common high court for two or more states or two or more state and a union territory. मतलब पहले था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोवाइड किया था कि हर एक स्टेट का उसका हाई कोर्ट होना चाहिए, बट विद द सेवेंथ अमेंडमेंट ऐसा बोला कि दो स्टेट का भी एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, या फिर एक स्टेट एक यूटी का भी कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। एट प्रेजेंट देयर आर 25 हाई कोर्ट इन द कंट्री। अब बात करते हैं कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। एवरी हाई कोर्ट judge consists of a chief justice and other judge as the president may from time to time deem necessary to appoint। तो एक हाई कोर्ट में कितने जज होते हैं? एक सुप्रीम कोर्ट, एक तो चीफ जस्टिस होते हैं, प्लस जो भी अदर जजेस होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नर अपनी मर्जी से रख दे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कि कितने जजेस होने चाहिए हर स्टेट में। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट एंड लीव इट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो स्ट्रेंथ नहीं बताई हाई कोर्ट के, और ये पावर दे दी किसको? प्रेसिडेंट को। द जज ऑफ अ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो हमारे जो जज होते हैं हाई कोर्ट के वो कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो जो चीफ जस्टिस हैं हमारे वो कौन अपॉइंट करते हैं? वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं हो कि आप लोग पता चले गवर्नर लिख के आए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं अलग कलर से हाईलाइट करती हूँ। तो ये हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ओके, and after consultation with the Chief Justice of India and Governor of the state. In 2015, the Supreme Court declared both the 99th Constitutional Amendment as well as the NJAC unconstitutional। ये भी थर्ड जज केस में आप पढ़ेंगे। अब क्वालिफिकेशन, अगर आपको जज बनना है तो हमने क्या देखा था कि स्टेट का क्या, हाई सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या था? पहला था सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सेकेंड था एडवोकेट होना चाहिए फॉर 5 ईयर्स, या फिर सॉरी एडवोकेट होना चाहिए फॉर 10 ईयर्स, या फिर जज होना चाहिए ऑफ 5 ईयर्स इन दी हाई कोर्ट। और एक है थर्ड था डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का। आइए अब देखते हैं क्या क्या अलग है हमारे हाई कोर्ट में। सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया सेम, ही शुड होल्ड एन जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स। जुडिशियल ऑफिस, या फिर एडवोकेट है ऐसा नहीं बोला, पर बोला है कि जुडिशियल ऑफिस होल्ड करना चाहिए। ही शुड बी एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। और 10 ईयर, अगर सपोज मेरे को लग रहा है ये अगर उनको चीफ जस्टिस बनना हो उसके लिए होगा। एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो मतलब कोई भी ऐसे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हमारा हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता। ओथ हैज टू बी मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ बाय द गवर्नर। गवर्नर ओथ को सब्सक्राइब करवाते हैं इनको। टेन्योर, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ द जज ऑफ अ हाई कोर्ट। तो इनका टेन्योर इनका भी फिक्स नहीं है, बट एज 62 है, जबकि हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की क्या एज दी थी? 65। ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। तो अगर इनको रेजिग्नेशन देना होगा तो किसको देंगे? बहुत लोग गवर्नर लिखेंगे, पर ध्यान रखें कि गवर्नर ही प्रेसिडेंट आएगा। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। और इसके भी सेम दो ग्राउंड है, दैट इज मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। रिमूवल ऑफ अ जज, अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब हमारे प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करेंगे तब हमारे जज सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाल सकते हैं, सॉरी हाई कोर्ट के जज को निकाल सकते हैं। A removal motion must be signed by 100 members for the Lok Sabha, 50 members for the Rajya Sabha, and given to the chairman. After the motion is passed by the House, the Parliament by special majority address and presented to the President for removal. So special majority से अगर दोनों हाउस पास कर देते हैं तब वो प्रेसिडेंट को जाता है असेंट के लिए। The procedure for the impeachment of the judge of a high court is same for the judge of a supreme court. Same procedure है पूरा का पूरा। The president can transfer a judge from
one high court to the other high court after consulting the chief justice of India। तो जो हमारे प्रेसिडेंट है वो चाहे तो वो एक जज को दूसरे स्टेट के जज हाई कोर्ट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, एडिशनल या एक्टिंग या फिर रिटायर्ड जज के बारे में। एक्टिंग जज क्या होता है? एक्टिंग जज क्या होता है? द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट a judge of a Supreme Court as an acting Chief Justice of High Court when the office is vacant, CGI is absent या फिर unable to perform। मतलब कि अब हमारे जो प्रेसिडेंट है वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जज को एज ए एक्टिंग जज बना सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के भी। ओके, फिर नेक्स्ट है एक्टिंग या फिर एडिशनल जज। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट duly qualified person at the additional high court judge for a temporary period। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो जो भी क्वालिफाइड होगा पर्सन, मतलब जो भी वो क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है जो जज ऑफ सुप्रीम हाई कोर्ट की है, वो अगर फुलफिल करता है तो किसी भी इंसान को एडिशनल या फिर एक्टिंग जज बना सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। Next is the retired judge. At any time, the Chief Justice of High Court or a state can request a retired judge of a High Court or any other High Court to act as a judge of a High Court to that state for a temporary period। तो हमारे जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वो एक रिटायर्ड जज को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो एक एक्टिंग जज की तरह कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए वहाँ पे संभाल सकते हैं। ओके, पावर एंड जुडिसिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो क्या क्या पावर है? सबसे पहले ओरिजिनल जुडिसिक्शन। इट मीन्स द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू हियर डिस्प्यूट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब डायरेक्टली वो डिस्प्यूट सुनेगा, उनको कहीं से अपील होके आने की जरूरत नहीं है डिस्प्यूट को। मैटर ऑन एडमिनिस्ट्रेटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो भी कोर्ट के कंटेम्प्ट के रिलेटेड मैटर हो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट सुनता है, सॉरी हाई कोर्ट सुनता है। डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, वो भी डायरेक्ट कौन सुनेगा? हमारा हाई कोर्ट। यहाँ पे ध्यान दें ये ना हो कि पार्लियामेंट देख के आप लोग सुप्रीम कोर्ट लगा दें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ध्यान दें कि कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो वो कौन सुनेगा? हमारा पार्लियामेंट, सॉरी हमारे हाई कोर्ट की तरफ। रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर्स ऑन एन एक्ट ऑफ ऑर्डर और डन इन दी रेवेन्यू कलेक्शन, कोई भी रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी केस होगा तो वो भी हमारे हाई कोर्ट सुनते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, अगर कोई एनफोर्स करवाना है तो वो भी हमारे हाई कोर्ट के जज सुनते हैं। एंड cases order to be transferred from a subordinate involving interpretation of the constitution to its own choice। अब वो चाहे तो कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट से केस को अपने पास ले सकते हैं कि इस मैटर पे लिखवा के कि वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको चाहिए तब। ओके, नेक्स्ट इज रिट जुडिसिक्शन। आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। हाई कोर्ट भी हमारे रिट इशू कर सकता है। The writ jurisdiction of the High Court is not exclusive but concurrent with the chief writ jurisdiction of the Supreme Court। मतलब ये writ jurisdiction जो हाई कोर्ट का है वो एक्सक्लूसिव नहीं है बल्कि कॉन्करेंट है, सेम है एज इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, एपिलेट जुरिडिक्शन। हाई कोर्ट इज प्राइमरीली कोर्ट ऑफ अपील। मतलब एपिलेट क्यों बोला जाएगा? क्योंकि एक हाई कोर्ट क्या होता है? अपील का ही कोर्ट होता है। इट हियर्स अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट functioning in the territorial jurisdiction। It has an appellate jurisdiction in both civil and criminal matters। तो कोई भी केस जो सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपील होके हाई कोर्ट के पास आता है, whether it is a case of a civil matter or a criminal matter। Okay, so supervisory jurisdiction। A high court has a power of superintendence over all the courts and tribunals functioning in the territorial jurisdiction। तो हमारे जो हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो कोई भी कोर्ट हो या ट्राइब्यूनल फंक्शनिंग हो उसके रिलेटेड भी उसके भी ऊपर नजर रख सकते हैं कि वो कैसे डिसीजंस ले रहे हैं, सही चल रहे हैं नहीं। ओके, नेक्स्ट इज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। Judicial review is the power of the High Court to examine the constitutionality of the legislative enactment and the executive order of both the center and the state। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी हाई कोर्ट है, उनके पास पावर है कि वो कोई भी लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट हो या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हमारे सेंट्रल या फिर स्टेट दोनों गवर्नमेंट के, वो उस पर भी जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। Though the phrase judicial review has nowhere been used in the Constitution, the provision of Article 13
And 2 to 6 explicitly confer the power of the judicial review on a high court. The constitutional validity of a legislative enactment or an executive order can be challenged on the high court. Next is court of record. So the court of record, as a court of record, the high court has two powers. The judgment and the proceeding and the act of a high court are recorded for perpetual memory and testimony. These records are administered to be evidently valued and cannot be questioned when they and produce any subordinate before any subordinate. They are recognized as a legal precedent over all legal references. It has the power to punish for the contempt of the court. कोई भी अगर कोई कोर्ट का contempt करता है तो उसके लिए भी हाई कोर्ट punish कर सकते हैं either by simple imprisonment or a fine or with both. The expression contempt of the court has not been defined in the constitution. However, the expression has been defined in the Contempt of Court Act 1971. अब कुछ important articles की बात कर लें तो important article है 222 that talks about the transfer of judge from one high court to the other, and 227 that is the power of superintendence over all court by the high court. With this we have completed the Supreme Court and High Court chapter. अब इसके बाद ये मैं सोच रही हूँ आपको लोक अदालत है ये आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक साथ करा दूँ. ओके, so hope you all like this video. If you like it, please like, share, subscribe. Thank you.